10 सालों में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में थोक के भाव में घोटाले किए। यही वजह है कि अब ईडी ने भी थोक में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने एक साथ 3 मामलों में करीब 6,000 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज कर अरविंद केजरीवाल को चौतरफा घेर लिया। अब सवाल यह है कि केजरीवाल की सरकार वाकई आम आदमी की सरकार थी या फिर भ्रष्टाचार के आम ठेकेदारों का गिरोह। ईडी ने 3 बड़े घोटालों की जांच की शुरुआत कर दी है। अस्पताल निर्माण घोटाला, शेल्टर होम घोटाला और सीसीटीवी घोटाला, तीनों ही मामलों में करोड़ों रुपए का गबन, नियमों की धज्जियां और सत्ता का दुरुपयोग सामने आ रहा है। इतना सब होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम वही पुराना राग अलाप रही है। हम पर राजनीति बदले की कार्रवाई हो रही है। अगर यही रट लगाने से भ्रष्टाचार मिट जाता तो शायद देश की आधी जेलें खाली हो चुकी होती। अस्पताल निर्माण घोटाला तो मानो स्वास्थ्य के नाम पर राजनीति का सबसे क्रूर मजाक बन गया है। 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 आईसीयू अस्पतालों को 6 महीने में बनाने का वादा किया था। 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन आधे से भी कम काम हुआ। एक ओर जनता कोविड जैसी महामारी से जूझ रही थी, दूसरी ओर नेताओं की जेब गर्म हो रही थी। लोकनायक हॉस्पिटल की लागत 488 करोड़ से सीधा 1100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। इस बात का सबूत है ये कोई प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सोची समझी लूट थी। सीसीटीवी घोटाले की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 571 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन जब काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो कंपनी पर लगे 17 करोड़ के जुर्माने को तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कथित तौर पर माफ कर दिया। और फाइलों में मिली 7 करोड़ की रिश्वत ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि केजरीवाल एंड कंपनी के कारनामों की हरकत है। शेल्टर होम घोटाला कोरोना के दौरान हुआ। कथित 250 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा तो मानवीय संवेदना पर सीधा प्रहार है। जब दिल्ली की गरीब जनता को शेल्टर की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब फर्जी एफडीआर के जरिए पैसा डकारा गया। फर्जी कर्मचारियों को वेतन दिखाकर नेताओं ने कमीशन खाया। और ये वही केजरीवाल हैं जो हर आदमी का हिसाब मांगते थे। सत्येंद्र जैन पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी रह चुके हैं और लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं। अब सौरभ भारद्वाज का नाम भी इसमें सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि अगर भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के भीतर एक व्यवस्था बन चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इतनी गंभीर जांचों के बावजूद अरविंद केजरीवाल चुप हैं। शायद इसलिए क्योंकि जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आम आदमी पार्टी की राजनीति अब झाड़ू की सफाई की नहीं बल्कि झाड़ू के नीचे गंदगी छिपाने की राजनीति बन गई है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि जो पार्टी पहले ईमानदारी की मिसाल बनना चाहती थी अब वो खुद एक घोटालों की मिसाल बन चुकी है। सीबीआई, ईडी और एसीबी तीनों एजेंसीज की जांच इस बात पर स्पष्ट संकेत करती है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार का सारा गवर्नेंस मॉडल दरअसल एक घोटाला मॉडल बनकर रह गया। ईमानदारी की राजनीति के नाम पर सत्ता पाने वाली आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार की पार्टी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति के स्वयंभू समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं और हमेशा की तरह वजह है भ्रष्टाचार। मामला है लैंड फॉर जॉब घोटाले का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका को एक झटके में ही खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने लालू यादव अपने खास वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में गए और चाहते थे कि बिहार चुनाव से पहले उन्हें भी ईमानदार होने का तमगा मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। लालू यादव के लिए यह न सिर्फ कानूनी झटका है बल्कि फिर से ये साबित करता है कि लालू यादव की राजनीति अब पुराने भ्रष्ट तंत्र की थकी हुई परछाई बनकर रह गई है। लालू ने रेल मंत्री रहते हुए जिन लोगों को नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप झेला, ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक मिसालों में से एक है। सत्ता को निजी लाभ का जरिया बनाने वाले नेताओं की सूची में लालू का नाम हमेशा शीर्ष पर रहा है। चारा घोटाला से लेकर अब लैंड फॉर जॉब स्कैम तक उनका नाम कभी विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए ही याद किया जाता है। लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत जरूरी अनुमति नहीं ली थी, पर अदालत का स्पष्ट संदेश ये था कि अगर कोई दोषी नहीं है तो ट्रायल से क्यों डर रहा है। क्या लालू यादव का पूरा राजनीतिक अस्तित्व ही अब अदालतों की देहरी पर छूटती याचिकाओं और जमानत याचिकाओं के बीच सीमित हो गया है? सच्चाई यह है कि लालू यादव की राजनीति अब विचारधारा या जनसेवा की जगह परिवारवाद और फिक्सिंग पर आधारित हो गई है। उन्हें न अपने दल की गरिमा की परवाह है न बिहार के जनता की। लालू यादव हर कानूनी शिकंजे को राजनीतिक बदले की भावना कहकर पाटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदालतें अब उनके इस पुरानी कैसेट से ऊब चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश साफ कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, चाहे वो लालू यादव ही क्यों न हो।
इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह कि सीबीआई ने सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुमति दी थी, सिर्फ लालू यादव को छोड़कर, क्योंकि जांच एजेंसी जानती थी कि ये कोई साधारण मामला नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल घोटाला है जिसमें जमीनें, नियुक्तियां और सत्ता की दलाली शामिल है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल से भागने का रास्ता बंद कर दिया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी इस संकट को किस तरह से राजनीतिक नैरेटिव में तब्दील करने की कोशिश करती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है, बिहार की जनता अब इतने वर्षों के बाद लालू ब्रांड की राजनीति को पहचान चुकी है, जहां विकास की जगह परिवारवाद, शिक्षा की जगह जातिवाद और पारदर्शिता की जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। अगर कोर्ट में दोष सिद्ध होता है तो लालू यादव एक बार फिर जेल की हवा खाएंगे और शायद इस बार उनकी राजनीतिक विरासत को भी गहरी चोट लगेगी। तेजस्वी यादव चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन भ्रष्टाचार के जिस खंभे पर आरजेडी की राजनीति टिकी थी वह अब खुद गिरने लगा है। लालू यादव के लिए राजनीति अब कोर्ट रूम से जमानत तक की यात्रा बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है तब तब कांग्रेस के नेताओं की आंखों में परिवारवाद की परछाई और जुबान पर राजनीतिक बदले की भावना का रटा रटाया जुमला आ जाता है। ताजा मामला रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक नई पूरक चार्जशीट दाखिल की है। तो अब तक रॉबर्ट वाड्रा मामले में खामोश रहने वाले राहुल गांधी के धैर्य का पैमाना छलक गया और वे अपने जीजा जी को बचाने मैदान में उतर आए और फरमाया कि ये सब राजनीतिक प्रतिशोध है। अब सवाल ये है कि क्या देश की जांच एजेंसीज खाली बैठी हैं? क्या उन्हें सुबह उठकर सिर्फ गांधी परिवार के दामाद को ही परेशान करने की सनक सवार है? अगर रॉबर्ट वाड्रा दूध के धुले हैं तो फिर बार बार उनके नाम घोटालों में क्यों आते रहे? और अगर वाकई ये राजनीतिक द्वेष है तो कोर्ट में जाकर इसे खारिज क्यों नहीं करवा लेते? लेकिन नहीं, यहाँ परिवार को ढाल बनाकर संवैधानिक समस्याओं को कटघरे में खड़ा करना ज्यादा आसान। बजाय इसके राहुल गांधी ने एक्स पर बयान जारी किया कि मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो देश भर में लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जब जांच उनके घर तक आ जाए तो उन्हें लोकतंत्र, न्याय और निष्पक्षता की सारी परिभाषाएं एक तरफा लगने लगती हैं। क्या देश की जनता इतनी नादान है कि उसे समझ नहीं आता कि कैसे वाड्रा की कंपनी ने फर्जी कागजों और संदिग्ध लेन देन के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाई? ईडी के अनुसार सिर्फ एक केस में ही वाड्रा और उनकी जुड़ी कंपनियों की 43 संपत्तियां अटैच की गई, जिसकी कीमत करीब 37 करोड़ 64 लाख रुपए है। लेकिन राहुल गांधी को इसमें भी राजनीतिक बदला नजर आता है, जैसे भ्रष्टाचार के दस्तावेज नहीं बल्कि उनके पारिवारिक एल्बम की फोटो जांची जा रही हो। राहुल जी, देश जानता है कि जब सत्ता से बाहर होते हैं तब ही कांग्रेस नेताओं को लोकतंत्र याद आता है। सत्ता में रहते हुए तो न खाता न बही, सिर्फ गांधी परिवार जो कहे वही सही। रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में जो जमीन ली थी वो भी कथित रूप से फर्जी घोषणाओं और अवैध तरीकों से हासिल की गई थी। अब जब ईडी ने इन पर शिकंजा कसा तो राहुल गांधी को मानवाधिकार हनन की चिंता सताने लगी। वैसे भी राहुल गांधी के लिए राजनीति एक पारिवारिक व्यवसाय है और वाड्रा उसमें इन हाउस इन्वेस्टमेंट की तरह। वो चाहे देश की राजनीति हो या पार्टी का नेतृत्व, सब कुछ उनके लिए फैमिली पैकेज डील में आता है। पार्टी भी अपनी, प्रवक्ता भी अपने, बचाव भी अपना और आरोपी भी अपना। ये कोई पहली बार नहीं जब वाड्रा का नाम घोटालों में आया हो। राजस्थान से लेकर हरियाणा और अब दिल्ली तक हर जगह जमीन से जुड़े घोटालों में वाड्रा का नाम सामने आया है और हर बार कांग्रेस की वही प्रतिक्रिया रही है, साजिश, बदला और षड्यंत्र। क्या भ्रष्टाचार के हर दस्तावेज को राजनीतिक प्रतिशोध कहकर नकारा जा सकता है? या फिर गांधी परिवार को किसी विशेष छूट का अधिकार मिल गया है कि उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जांच एजेंसी सवाल भी न पूछें? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ वाड्रा रक्षा अभियान में सिमट कर रह गई है। राहुल गांधी की चिंता न देश की अर्थव्यवस्था है, न बेरोजगारी और न ही विकास। उनकी चिंता बस इतनी है कि जीजा जी को कोई परेशान न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती उसकी न्यायपालिका है, लेकिन जब उसी न्यायपालिका के ऊपरी गलियारों से बदबू आने लगे तो सवाल उठना तो लाजिमी हो जाता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला उसी बदबूदार सिस्टम का आईना बन गया है जिसमें नैतिकता से ज्यादा न्यायाधीशों की गरिमा को बचाने की दौड़ चल रही है। 14 मार्च को दिल्ली स्थित उनके आवास से भारी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे। देश भर में खबर फैली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच समिति ने जांच की रिपोर्ट दी और उन्हें दोषी ठहराया। रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई और महाभियोग की सिफारिश की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन अब जस्टिस वर्मा की अचानक से जागी हुई अंतरात्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मीडिया ट्रायल का रोना रोकर जस्टिस वर्मा एक बार फिर उसी ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अक्सर भ्रष्ट अफसर, नेता और अब तो जज भी इस्तेमाल करने लगे हैं। मुझे बदनाम किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब आपके घर से पैसा निकला, वो भी कैश में, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन तब तो जस्टिस वर्मा खामोश रहे और अब पूछ रहे हैं कि बताओ कितना कैश था, कैसा कैश था, तो किसने दिया था। आखिर में ये दलील कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गोपनीयता भंग कर दी। अरे साहब, गोपनीयता तब तक मायने रखती है जब तक आप पद की गरिमा बनाए रखते हैं। जब आपके घर से करोड़ों का कैश मिले तो फिर गोपनीयता नहीं, पारदर्शिता जरूरी हो जाती है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस प्रोसेस संविधान के अनुच्छेद 124, 218 के खिलाफ है, क्योंकि जजेस को हटाने का अधिकार संसद को है। जब जांच समिति ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो ये संविधान याद नहीं आया। अब जब महाभियोग की तलवार लटक रही है तो संविधान की दुहाई देने लगे। ये वही रणनीति है जो अक्सर बड़े रसूख वाले लोग अपनाते हैं, कानून की आड़ में खुद को कानून से ऊपर साबित करना। लेकिन ये देश अब सब समझ चुका है। वर्मा का एक और दिलचस्प तर्क है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। जब कोई उनसे पूछे कि जांच समिति ने रिपोर्ट तक फाइनल कर ली है, रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंच गई है, अब जाकर आपको लगता है कि आपको सुना नहीं गया। जब जांच चल रही थी तो आप चुपचाप कोर्ट की बेंच पर बैठे रहे। अब जांच रिपोर्ट ने आपकी कुर्सी हिला दी तो मौका नहीं मिला का बहाना सामने रख दिया। इतना ही नहीं, अब तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ली गई, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई। अरे, जब घर से कैश मिला तो क्या झूठ था? अब ये मामला सिर्फ एक जज पर लगे आरोपों का नहीं, ये पूरे न्यायिक तंत्र की साख का सवाल बन चुका है। अगर संसद इस पर महाभियोग नहीं चलाती तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक होगा। ये स्पष्ट संकेत होगा कि भारत में न्याय के नाम पर चंद लोगों को बचाने का खेल अब भी जारी है। यशवंत वर्मा जैसे न्यायाधीश देश की न्यायपालिका पर दाग हैं। उनकी याचिका न केवल एक दोषी व्यक्ति की हताशा दिखाती है, बल्कि ये भी साफ करती है कि भ्रष्टाचार अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं, अब न्याय की मूर्ति के चेहरे पर भी कालिख मल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।